इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे महंगाई और वृद्धि के संबंध में, ग्रोथ के संबंध में। ग्रोथ पेंग्स, पेंग का मतलब होता है कोई भी पेनफुल इमोशन। तो यहाँ इसका मतलब हुआ, ग्रोथ पेंग्स का मतलब है कि वृद्धि से जुड़ी हुई दर्द की फीलिंग, यानी कि वृद्धि उस मात्रा में नहीं हो रही है जिसकी एक्सपेक्टेशन है। तो एक पेनफुल इमोशन देखने को मिलता है ना, उसके लिए कहा गया है कि भाई ग्रोथ से जुड़ी हुई दर्द भरी फीलिंग्स, ग्रोथ पैंग्स। सम हेडलाइन इंडिकेटर्स में बी शाइनिंग, कि भाई कुछ प्रमुख जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स का मतलब हो गया कि भाई कुछ सूचकांक जो दर्शाते हैं महंगाई के संबंध में, या फिर अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं उनके बारे में जो संकेत देते हैं। सम हेडलाइन इंडिकेटर्स में बी शाइनिंग, कि भाई कुछ इंडिकेटर हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, कुछ प्रमुख सूचक ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बट द रिकवरी इज स्टिल रैगिड, लेकिन अगर हम रिकवरी की बात करें, अर्थव्यवस्था में अगर हम रिकवरी की बात करें, तो रिकवरी जो है अब भी रैगिड हालत में है। रैगिड का मतलब है नॉट परफॉर्मिंग वेल, यानी कि अभी भी अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी है वह उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए। और अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वह अभी भी वल्नरेबल बनी हुई है। वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। द वर्ल्ड बैंक पेयर्ड इट्स 2022 ग्रोथ प्रोजेक्शन। पेयर का मतलब होता है कम कर देना, किसी चीज़ को और रिड्यूस कर देना। तो वर्ल्ड बैंक ने 2022 के संबंध में जो भी ग्रोथ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है आप क्या अनुमान लगाते हो भविष्य के संबंध में, कि भाई कितनी वृद्धि रहेगी, कितनी महंगाई रहेगी, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट करना, आकलन करना भविष्य के संबंध में। तो 2022 में ग्रोथ के संबंध में जो भी आकलन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए गए थे, उनको वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर से रिड्यूस कर दिया है फॉर साउथ एशियन इकोनॉमीज। और ये आकलन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए गए थे साउथ एशियन इकोनॉमीज़ के संदर्भ में। तो उनको घटा के कितना कर दिया है, 6.6% ऑन वेनेसडे फ्रॉम एन एस्टिमेट ऑफ 7.6% रिलीज्ड इन जनवरी। कि जनवरी में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किए गए थे उसमें एस्टिमेट लगाया गया था, आकलन किया गया था कि ग्रोथ जो है 7.6% रहेगी। लेकिन इस ग्रोथ को रिड्यूस करके अभी हाल ही में जो बुधवार को आंकड़े जारी किए गए हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें कहा गया है कि भाई जो साउथ एशियन अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ग्रोथ जो है 6.6% रहेगी 2022 के लिए। एम्फेसाइजिंग, इस बात पर जोर देते हुए दैट पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ, यानी कि पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस के संबंध में हम कह सकते हैं वैश्विक महामारी। पोस्ट पैंडेमिक का मतलब है पैंडेमिक के बाद में, यानी कि कोरोना वायरस महामारी के बाद में पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ जो है वाज ऑलरेडी अनइवन, अनइवन का मतलब है असमान, एंड फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब यही होता है, मतलब जो बहुत ही वीक हालत में है, बहुत ही कमज़ोर हालत में है। बिफोर द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत कर देना किसी चीज़ की, ट्रिगर्ड फ्रेश चैलेंजेस। तो इस बात पर जोर देते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपने ये जो आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों को जारी करने के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भाई पैंडेमिक के बाद में जो ग्रोथ हो रही थी वो पहले ही बहुत ही कमज़ोर हालत में थी, वो ग्रोथ बहुत ही असमान तरीके से हो रही थी। लेकिन रशिया और यूक्रेन का ये जो संघर्ष शुरू हुआ, इस संघर्ष ने किस चीज़ की शुरुआत कर दी, फ्रेश चैलेंजेस की, और बिल्कुल नई चुनौतियां अब हमारे सामने हैं। द रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है लहर नुमा प्रभाव, उनको बोलेंगे हम रिपल इफेक्ट। यानी कि अगर मान लो कोई भी एक गतिविधि प्रभावित होती है तो उसके कारण अन्य गतिविधियों पर भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। द रिपल इफेक्ट ऑफ हाई ऑयल एंड फूड प्राइस, अब उदाहरण के तौर पर जैसे ऑयल की कीमतें वे अधिक हो जाती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें, तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है और फाइनली प्रोडक्ट की लागत बढ़ जाती है, उपभोक्ता को ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है।
तो द रिपल इफेक्ट ऑफ हाई ऑयल एंड फूड प्राइसेस, कि अगर हम फूड प्राइसेस की बात करें, हाई ऑयल की बात करें, तो इनके जो लहरनुमा प्रभाव हैं, दैट प्रीवेल्ड। अब ऑयल की कीमतें भी हाई बनी रही, फूड प्राइसेस भी हाई बनी रही। प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब है कायम रहना, बने रहना। इवन बिफोर द वार, यानी कि यूक्रेन वार के शुरुआत के पहले भी हम क्या देख रहे थे, ऑयल की कीमतें हाई थी, फूड प्राइसेस हाई थी। एंड वर एग्जाजरबेटेड, एग्जाजरबेट का मतलब है और ज़्यादा बिगाड़ देना, और ज़्यादा ख़राब कर देना किसी परिस्थिति को। सिंस February 24, कि लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, कुल मिला के वार की शुरुआत होने से पहले ही ऑयल की कीमतें और फूड प्राइसेस की कीमतें हाई थी, लेकिन परिस्थितियां 24 फरवरी के बाद से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और भी ज़्यादा बिगड़ गई। आगे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, आर की फैक्टर्स, कि भाई ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही प्रमुख कारक हैं, वरिंग द बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक को चिंतित कर रहे हैं। एज, ऐसा इसलिए, पीपल्स रियल इनकम्स टेक अ हिट। देखो, टेक अ हिट का मतलब होता है नकारात्मक रूप से प्रभावित होना, क्योंकि जो लोग बाग हैं उनकी जो इनकम है, लोग बागों की जो इनकम है उस पर वास्तव में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इंडियाज़ जीडीपी द बैंक रेकॉन। देखो, रेकॉन का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो वर्ल्ड बैंक जो है इस बात को भी देखता है, इस बात को भी उसने जो है कंसीडर किया है कि भारत की जो जीडीपी है में नाउ ग्रो बाय 8% इन 2022-23, कि 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो, उसमें हमें 8% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। नॉट 8.7% एज इट हैड अर्लियर फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 8.7%, यानी कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ 8.7% रहेगी 2022-23 में। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि नहीं, ये ग्रोथ 8.7% न रहकर मात्र 8% रहेगी। बिफोर ड्रॉपिंग फर्दर, फर्दर का मतलब होता है कि भाई और आगे आप क्या करते हो, है ना, कि भाई जैसे आपने किसी चीज़, आप अपनी कोई बात कह रहे हो, उस बात में कहते कहते आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हो, है ना। बिफोर ड्रॉपिंग फर्दर टू 7.1% इन 2023-24, और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2023-24 में और ड्रॉप हो जाएगी ये, यानी कि भारत की जो जीडीपी है उस जीडीपी में और ड्रॉप देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। और 2023-24 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 7.1% रहेगी, यानी कि पहले फोरकास्ट किया गया था 2022-23 के लिए कि जीडीपी रहेगी 8.7%, अभी हाल ही में इसे रिड्यूस करके कहा गया है कि अब ये रहेगी 8%, और 2023-24 के लिए बताई गई है जीडीपी रहेगी भारत की 7.1%। द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट हैज सेड, कि बैंक के जो प्रमुख, आप कह सकते हो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है दैट देयर ओवरऑल असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, कि बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि भाई हमने हमारा ये जो टोटल मूल्यांकन किया है, ये जो असेसमेंट किया है वो ये है, इज़ दैट जीडीपी ग्रोथ कुड एक्चुअली बी 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर, कि जो जीडीपी ग्रोथ है, कुड, यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, एक्चुअली बी 1.3% पॉइंट्स लोअर, कि जीडीपी अगर वास्तव में देखा जाए तो 1.3% जो है लोअर हो सकती है, और 7.4%, और 7.4% भी रह सकती है। भाई 8% तो इन्होंने बता दिया, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि भाई वो और भी ज़्यादा डाउन जा सकती है, 7.4% भी रह सकती है। बट दे रिफ्रेंड फ्रॉम मेकिंग, देखो रिफ्रेन के बाद में आता है फ्रॉम, और इसके बाद में जब वर्ब आती है तो उसमें आती है आईएनजी। ध्यान रखना, ये हमारा पूरा रेगुलर स्ट्रक्चर है एक, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग। रिफ्रेन का मतलब है किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से दूर रहना। लेकिन जो आरबीआई, जो ये बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, दे रिफ्रेंड फ्रॉम मेकिंग
एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड इन देयर हेडलाइन प्रोजेक्शन। लेकिन फिर भाई जब इनको लगता है कि भारत की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो 8% न रह के 7.4% भी रह सकती है, फिर इन्होंने इस बात को प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? दे रिफ्रेंड, वे इस बात को प्रोजेक्ट करने से बचे। दे रिफ्रेंड फ्रॉम मेकिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है तीव्रता, इन देयर हेडलाइन प्रोजेक्शन, ड्यू टू, किसके कारण जो है वे बचे? सम पॉजिटिव सरप्राइजेस इन रिसेंट डेटा, कि अभी हाल ही में भारत के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंकड़े हैं उनमें कुछ पॉजिटिव बातें हमें देखने को मिली है। तो इन पॉजिटिव बातों के कारण जो वर्ल्ड बैंक है वो इस चीज़ से दूर रहा, फ्रॉम मेकिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, यानी कि उसने 8.7% से एडजस्टमेंट करके उसको सिर्फ 8 ही किया, उसको और ज़्यादा डाउन नहीं किया। इसलिए नहीं किया, इतनी ज़्यादा तीव्रता से उन्होंने इसलिए डाउन नहीं किया इन देयर हेडलाइन प्रोजेक्शन, ड्यू टू, उसका कारण ये था कि अभी हाल ही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ बहुत ही पॉजिटिव बातें देखने को मिली है अभी हाल की ही के आंकड़ों में, जैसे कि सच एज स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट, है ना, कि भारत क्या कर रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विसेज, यानी कि भारत के द्वारा जो डिजिटल सर्विसेज दी जाती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दी जाती हैं, उनके एक्सपोर्ट में, उनके निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। द टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी, द टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी, टैपिड का मतलब होता है नॉट इंथुजियास्टिक, जो उत्साहजनक नहीं है ना, यानी कि उत्साह की कमी है, थोड़ा सा सुस्त, उसको कहेंगे टैपिड रिएक्शन। द टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी, तो हम रिकवरी तो कर रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं कोविड के बाद में, लेकिन वे उनमें हालातों के सुधरने में वो रफ्तार की कमी है ना, यानी कि जोश की कमी है, उत्साह की कमी है। द टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी इन इंडियाज हाउस होल्ड कंजम्पशन विल बी फर्दर हैम्ड इन, तो पोस्ट कोविड जो रिकवरी हम देख रहे हैं ना, हालांकि इतनी ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, इन इंडियाज हाउस होल्ड कंजम्पशन, कि भारत के आप कह सकते हो कि भाई जो घरेलू उपभोग हैं इसमें जो बढ़ोतरी, इसमें जो आप कह सकते हो रिकवरी देखने को मिल रही है, विल बी फर्दर हैम्ड इन, हैम इन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से रोकना, कोई चीज़ जो है उसको रोकना। तो और आगे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, यानी कि एक नॉर्मल घर के द्वारा जो उपभोग किया जाता है उसमें रुकावट हमें देखने को मिलेगी। किस चीज़ के कारण? बाय हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन के कारण, तीव्र महंगाई के कारण। एंड द इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जन्म किसी चीज़ का, आप कह सकते हो रीबर्थ किसी चीज़ का, है ना, फिर से किसी चीज़ में नई जान आ जाना, उसको बोलते हैं रिवाइव कर जाना, रिवाइवल। तो एक तो हाई इन्फ्लेशन के कारण, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, और दूसरी बात इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल, कि भारत में जो लेबर मार्केट है, श्रम बाजार है, वह पूरी तरीके से रिवाइव नहीं हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा अगर हम महत्वपूर्ण रूप से देखें, अ नाउ कास्ट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स, अगर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो नाउ कास्ट का मतलब होता है कि भाई जो एक करंट रिपोर्ट हमारे पास है उसको हम कहते हैं, भाई नाउ कास्ट का जनरली प्रयोग किया जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट वेदर कंडीशंस के लिए, कि वर्तमान की मौसम से संबंधित जो परिस्थितियां होती हैं ना उनके बारे में आप बताते हो, तो उनको कहते हैं नाउकास्ट। इसके अलावा नाउकास्ट का दूसरा प्रयोग हम करते हैं कि एक भविष्यवाणी जो आप इमीडिएटली एक्सपेक्टेड घटनाएं हैं उनके बारे में करते हो, यानी कि इमीडिएटली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में अगर आप कोई फोरकास्ट करते हो तो उसे भी हम कहते हैं नाउकास्ट। अ नाउकास्ट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स बाय द बैंक्स मंडारिन्स, मंडारिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स, अधिकारी। तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात कही गई है, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स बाय द बैंक्स मैंडारिन्स सजेस्ट, कि यानी कि जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, यानी कि सूचक जो कि अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचना देते हैं ना, तो उनके द्वारा उनको देखकर, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखकर जो कुछ अनुमान लगाए गए हैं
कि भाई तुरंत क्या हो सकता है अर्थव्यवस्था में, तो वे जो अनुमान लगाए गए हैं बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा, वे इस बात को सजेस्ट करते हैं, इंडियाज ग्रोथ वाज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ रिलेटिव स्लो डाउन इन द जनवरी टू मार्च 22 क्वार्टर, कि भारत का जनवरी से लेके मार्च का ये जो तिमाही थी, जनवरी से मार्च 2022 में जनवरी से मार्च की ये जो तिमाही थी, इस तिमाही के दौरान इंडियाज ग्रोथ वाज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, कि भारत की जो वृद्धि है वह पहले से ही इस चीज़ को अनुभव कर रही थी। किस चीज़ को? अ रिलेटिव स्लो डाउन, एक तुलनात्मक स्लो डाउन उसमें देखने को मिल रहा था। यानी कि कुल मिला के उतनी रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं कर रही थी जितनी करनी चाहिए थी जनवरी और मार्च 2020 की तिमाही में। कंपेयर टू, अगर हम तुलना करें कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, पिछली तिमाही से अगर हम तुलना करें, यानी कि जनवरी के पहले के जो क्वार्टर्स थे उनमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली थी तुलनात्मक रूप से। जनवरी से लेकर ये मार्च 2022 का जो क्वार्टर था, इसमें ग्रोथ कम देखने को मिलनी है। इंडियाज़ रिकवरी, कि भारत की जो रिकवरी है वेरीज वाइडली अक्रॉस सेक्टर। देखो यहाँ पे वेरी का मतलब होता है भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना। वाइडली, व्यापक रूप से अगर हम बात करें, अक्रॉस सेक्टर्स, कि विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो विभिन्न अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो रिकवरी हम देख रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो उनमें जो है आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। यानी कि किसी में ग्रोथ ज़्यादा है, किसी में कम है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एंड मैन्युफैक्चरिंग रिमेंस, और अगर हम निर्माण क्षेत्र की बात करें भारत के संबंध में, तो निर्माण क्षेत्र जो है वो अभी भी ट्रबल्ड कंडीशन में है, अभी भी परेशानी में है। क्यों? ड्यू टू वीक डिमांड एंड इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट, क्योंकि जो निर्माण क्षेत्र है उसमें डिमांड काफ़ी कम है और जो लागत है, इनपुट कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण तो एडिटोरियल आगे बताता है कि भाई रिकवरी प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी नहीं हो रही है। रिकवरी में जो है आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अंतर है। खास करके अगर हम निर्माण क्षेत्र की बात करें तो ये अभी भी परेशानी की हालत में बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि डिमांड काफ़ी कम है और लागत बढ़ती जा रही है। दिस इज बोर्न आउट बाय द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। दिस इज बोर्न आउट। बोर्न आउट का मतलब है किसी बात को कंफर्म करना, किसी बात की पुष्टि करना, किसी बात की सच्चाई को सपोर्ट करना। तो कुल मिला के ये जो भाई हम किस आधार पर कह सकते हैं ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें लगातार जो है अभी भी स्थिति कमज़ोर बनी हुई है। तो इस बात को हम इस चीज़ के आधार पर कह सकते हैं, यानी कि इस बात की सत्यता को सपोर्ट करती है क्या? द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा, कि अभी हाल ही में जो नवीनतम औद्योगिक आउटपुट डेटा हमारे पास है ना, आउटपुट का मतलब है कि भाई क्या रिजल्ट आपका आ रहा है ना, क्या परिणाम आपका आ रहा है, उसको कहते हैं आउटपुट। भाई जो इनपुट आप लगा रहे हो उसका आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी हाल ही में उद्योग धंधों से संबंधित जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, वे आंकड़े इस बात की सत्यता को दर्शाते हैं कि हाँ, अभी भी जो आपका निर्माण क्षेत्र है वह ट्रबल्ड कंडीशन में है। द वर्ल्ड बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूर्व सूचना, किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी। द वर्ल्ड बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशंस अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि भारत की ग्रोथ से संबंधित जो संभावनाएं हैं उनके संबंध में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पूर्व सूचना या जो भविष्यवाणी की गई है, वे भविष्यवाणी सीम प्रतीत होती है, मोर सैनगुइन मतलब और भी ज़्यादा आशा से भरी हुई, देन सम अदर्स, यानी कि द वर्ल्ड बैंक्स प्रोग्नोस्टिकेशंस अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स सीम मोर सैनगुइन देन सम अदर्स, यानी कि भाई भारत की ग्रोथ के संबंध में कई जगह से भविष्यवाणियाँ की गई हैं और इन भविष्यवाणियों में अगर हम तुलना करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो भविष्यवाणियाँ या वर्ल्ड बैंक ने जो पूर्व सूचनाएं भारत की ग्रोथ के संबंध में दी हैं वे ज़्यादा आशा से भरी हुई नज़र आती हैं। देखो सैनगुइन होने का मतलब है होप से भरे हुए होना, आशा से भरे हुए होना, उत्साहपूर्वक। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट, अब देखो अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या उम्मीद करता है? इंडियाज़ जीडीपी फॉर द ईयर टू राइज 7.5%, जहाँ एक और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की ग्रोथ रहेगी, जीडीपी ग्रोथ 8%, वहीं
एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है, वो ये उम्मीद करता है कि भारत की जो जीडीपी है वो इस वर्ष के लिए 7.5% रहेगी। विथ रिटेल इन्फ्लेशन, कि खुदरा क्षेत्र में अगर महंगाई की बात करें है ना एशियन डेवलपमेंट के अनुसार, तो उसका कहना है कि भारत में जो महंगाई रहेगी वो कितनी रहेगी, अराउंड लगभग 5.8% के लगभग रहेगी। एंड द आरबीआई रीसेट ग्रोथ होप्स फ्रॉम 7.8%। रीसेट का मतलब है दोबारा किसी चीज़ को निर्धारित करना, दोबारा से किसी चीज़ को सेट करना। और आरबीआई ने भारत की जीडीपी के ग्रोथ के संबंध में क्या कहा है, क्या उम्मीदें हैं आरबीआई की? आरबीआई का कहना है कि भारत की जीडीपी रहेगी 7.8%। तो देखो, खुद आरबीआई का कहना है कि भारत की जीडीपी रहेगी 7.8%। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट का कहना है कि 7.5% रहेगी। वहीं हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कुछ ज़्यादा आशान्वित है भारत के प्रति, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई भारत की जीडीपी 8% रहने की उम्मीद है। तो एंड द आरबीआई रीसेट ग्रोथ होप्स फ्रॉम 7.8% इन फरवरी। नहीं, आरबीआई ने देखो और भी कम कर दी। फरवरी में आरबीआई ने कहा था कि भारत की ग्रोथ रहेगी 7.8% और उसको रीसेट कर दिया आरबीआई ने, और अब आरबीआई का कहना है कि भारत की ग्रोथ रहेगी 7.2%। वाइल, जबकि रेज का मतलब है और ऊपर उठा देना किसी चीज़ को। इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, और महंगाई के संबंध में जो प्रोजेक्शन है, महंगाई के संबंध में जो आकलन है आरबीआई के, उनको और ज़्यादा आरबीआई ने बढ़ा दिया है फॉर द ईयर। और इस वर्ष के लिए आरबीआई का महंगाई के संबंध में कहना है मोर शार्पली, और तीव्र रूप से, फ्रॉम 4.5% टू 5.7%। पहले आरबीआई का महंगाई के संबंध में कहना था कि भाई महंगाई रहेगी 4.5%, और अब आरबीआई का कहना है कि महंगाई रहेगी 5.7%। इकोनॉमिस्ट्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू ट्रेंड मच हायर। जो अर्थशास्त्री हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसका ट्रेंड क्या रहेगा, वो और भी ज़्यादा रहने वाली है। यानी कि आरबीआई का कहना है कि भाई महंगाई 5.7% रहेगी, लेकिन कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि महंगाई इससे भी ज़्यादा रहने वाली है। इवन अबव, यानी कि इसके ऊपर भी रहेगी, इवन अबव 7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। कि अगर हम 2022 की बात करें तो इसके फर्स्ट हाफ में ना, यानी कि शुरुआती 6 महीनों में 7% से ऊपर रहेगी महंगाई। एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड। कंफर्ट थ्रेशोल्ड का मतलब है कि भाई आपने एक लिमिट सेट की हुई है ना, कि भाई इसके अंदर अगर महंगाई रहती है तो वो कंफर्ट जोन में है, और अगर इसके ऊपर महंगाई चली जाती है तो इसका मतलब है महंगाई कंफर्ट जोन से बाहर जा रही है ना। यानी कि महंगाई जो एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट है ना हमारी, उस लिमिट से बाहर जा रही है। तो अर्थशास्त्रियों का तो, कईयों अर्थशास्त्रियों का तो कहना है कि शुरुआती 6 महीनों में महंगाई 7% तक रहेगी, और बाद के जो 6 महीने हैं उनमें हमारी जो एक लिमिट है ना, एक कंफर्टेबल लिमिट 6% की, भाई 6% तक अगर महंगाई रहती है तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि भाई कंट्रोल के अंतर्गत है। लेकिन 6% से अगर ये बाहर जाती है तो आप इसको कह सकते हो कि लगभग महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ये एक लिमिट कह सकते हो आप इससे, ओवर द फुल ईयर। लेकिन एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 6% ओवर द फुल ईयर। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे वर्ष की बात करें तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महंगाई जो है 6% की लिमिट को पार कर सकती है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मंडारिन्स। मंडारिन्स का मतलब है यहाँ पे ऑफिशियल्स, कि भाई मौद्रिक नीति से संबंधित और जो वित्तीय नीतियों से संबंधित हमारे अधिकारी हैं, उनको ज़रूरत है इस बात की कि वे समाधान करें, टू एड्रेस किस चीज़ का, इन्फ्लेशन, महंगाई का, मोर एग्रेसिवली, कि और ज़्यादा एक्टिव होकर, यानी कि और ज़्यादा एक्टिव तरीके से वे क्या करें, महंगाई से डील करने के लिए कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, नीतियाँ बनाएं। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। डीरेल का मतलब है किसी चीज़ को पटरी से उतार देना, यानी कि कोई चीज़ मान लो ग्रोथ कर रही है तो उस ग्रोथ में दिक्कत आ जाए, है ना, तो उसको कहेंगे डीरेल। का मतलब है कोई चीज़ जो ठीक तरह से काम कर रही है उसमें गड़बड़ी आ जाए, कि कहीं ऐसा ना हो। एडिटोरियल बताता है कि हमारे जो मौद्रिक नीतियों से संबंधित या आर्थिक नीतियों से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उनको ज़रूरत है कि वे इस इन्फ्लेशन का कुछ ना कुछ समाधान निकालें और बहुत एक्टिवली जो है इस पर काम करें। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो रिकवरी है ना, वो पटरी से उतर जाए। विच द बैंक हैज़ वार्न्ड, जिसके संबंध में बैंक ने चेतावनी दी है। विच द बैंक हैज़ वार्न्ड कुड
रिन्यू प्रेशर, और अगर ये जो रिकवरी है ये अगर पटरी से उतर जाती है तो दोबारा से कीमतों के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। कुड रिन्यू प्रेशर ऑन इम्प्रूविंग बैंक एंड कॉरपोरेट बैलेंस शीट। और फाइनली जो हमारे विभिन्न बैंक हैं, इसके अलावा जो विभिन्न कॉरपोरेट हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट का मतलब है यही पूरा, कितना इनपुट लगाया, कितना आउटपुट मिला, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितनी उधारी है, तो इस बैलेंस शीट पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिला के ओवरऑल रिकवरी पर असर पड़ सकता है अगर इन्फ्लेशन को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता है। देयर इज़ अ नीड, इस बात की ज़रूरत है, टू रीथिंक, कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, ग्रोथ इंजन्स एज वेल, कि भारत में जो ग्रोथ इंजन है यानी कि वे फैक्टर्स जो कि वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि कुल मिला के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर भी विचार करने की ज़रूरत है। द परस्यूट, परस्यूट का मतलब है किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को पाने के लिए आप प्रयास करते हो, किसी चीज़ को फॉलो करते हो। द परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिकेट्स अ फ्रेश स्टांस। देखो, स्टांस का मतलब होता है नज़रिया, तो द परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिकेट्स अ फ्रेश स्टांस, कि भाई जैसे FTA है ना, कि भाई मुक्त व्यापार एग्रीमेंट्स को आप जो है पाने के प्रयास करते हो, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक नया नज़रिया। अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है, एक जो है FTA को जो है भारत ने मंजूरी दी है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, कि भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ नया दृष्टिकोण अपना रहे हो। द शनिंग, शनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शन कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को आप स्वीकार नहीं करते। तो भारत ने क्या किया था, भारत RCEP से बाहर हो गया था, तो द शनिंग ऑफ RCEP नीड्स अ रिविजिट। तो RCEP से भारत वर्तमान में बाहर है, भारत जो है इससे बाहर हो गया है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई आपने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया है RCEP को, लेकिन दोबारा से इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या RCEP को ज्वाइन करना चाहिए। एज एडवाइज्ड बाय की अलाय जापान, कि एज एडवाइज्ड बाय, जैसा कि सुझाव दिया गया है, एक की अलाय का मतलब है आपका सहयोगी, यानी कि जापान के द्वारा भारत को इस संबंध में सुझाव दिया गया है कि भाई आप RCEP में शामिल हो जाओ, इस बात पर पुनर्विचार करो। तो इस बात पर एडिटोरियल बताता है कि भाई पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि राइवल्स, प्रतिद्वंदी, लाइक वियतनाम, डेंट, डेंट का मतलब है किसी चीज़ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना, है ना, डेंट का मतलब है कमी कर देना किसी चीज़ में, रिडक्शन। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत के जो प्रतिद्वंदी हैं जैसे कि वियतनाम है, वे इस चीज़ को कमज़ोर कर दें। किस चीज़ को? इंडियाज़ फ्यूचर एक्सपोर्ट्स इन जॉब इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, जॉब इंटेंसिव, यानी कि जॉब इंटेंसिव का मतलब है जिन फील्ड में जॉब बहुत ज़्यादा हैं, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स। तो एडिटोरियल बताता है कि कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि भारत के जो प्रतिद्वंदी हैं जैसे कि वियतनाम है, ये कमज़ोर ना कर दें किस चीज़ को, कि भारत के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, खास करके जॉब इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल है ना, कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि कपड़ा से संबंधित जो क्षेत्र है हमारा, इसमें भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, तो भारत के एक्सपोर्ट में कमी न आ जाए, तो इसको भी भारत को देखना होगा, है ना, आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो कि वियतनाम जो है इस फील्ड में बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो कुल मिला के ये जो ऑप्शंस है, जैसे कि क्या RCEP में हम दोबारा सम्मिलित हो सकते हैं, तो इन पर एक बार विचार करना चाहिए। द फार्म सेक्टर, कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, दैट हैज़ सो फार बीन रिजिलियंट। देखो, रिजिलियंट का मतलब होता है कि आपके ऊपर नकारात्मक परिस्थितियों का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि नकारात्मक परिस्थितियों के प्रभाव के बावजूद आप बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हो, उसको बोलते हैं हम रिजिलियंट होना। अगर कोई व्यक्ति रिजिलियंट है तो इसका मतलब है कि प्रतिकूल कंडीशंस के बावजूद वो बड़ी जल्दी जो है रिकवर करता है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो बड़ा ही, सो फार का मतलब है अब तक, कृषि क्षेत्र अब तक बड़ा ही रिजिलियंट रहा है। किसके माध्यम से? थ्रू द पेंडेमिक्स वर्स्ट फेसेस, कि कोरोना वायरस के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान बहुत ही खराब दौर से हम गुजरे हैं, लेकिन इन खराब दौर में भी कृषि क्षेत्र जो है रिकवर करने में सफल रहा है। एंड कुड, यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। और अब अगर कृषि क्षेत्र जो है
गेन, इसमें और भी ज़्यादा लाभ हमें देखने को मिल सकता है ड्यू टू हाई ग्लोबल फूड प्राइसेस, कि वैश्विक रूप से जो भोजन की जो कीमतें हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भाई फार्म सेक्टर में तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये जो हमारा कृषि क्षेत्र है, इसको ज़रूरत है कि बहुत ही सावधानीपूर्वक इसे हैंडल किया जाए, कि इसको भी बहुत ही सावधानीपूर्वक हैंडल करने की ज़रूरत है। क्यों? वाइल द नॉर्मल मानसून फॉरकास्ट, कि भाई मानसून के संबंध में बहुत ही भविष्यवाणी, फॉरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी, कि मानसून के संबंध में जो भी हमारे अनुमान हैं वे नॉर्मल है, यानी कि ऐसा अनुमान है कि भाई मानसून नॉर्मल ही रहेगा। बॉर्ड वेल, देखो बॉर्ड वेल का मतलब है अच्छे संकेत देना, यानी कि मानसून के बारे में अगर भविष्यवाणी की बात करें तो मानसून जो है अनुमान है कि नॉर्मल रहेगा, तो मानसून जो है अच्छी सूचना देता है, अच्छे संकेत देता है फॉर द खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल के लिए। एंड होपफुली, और मतलब आप ये आशा कर सकते हो, रूरल डिमांड द कॉस्ट ऑफ, एंड होपफुली रूरल डिमांड द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बी इट फर्टिलाइजर्स और चिकन फीड। देखो चिकन फीड का मतलब है कि भाई ये जो मुर्गियां हैं उनका जो भोजन है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स जिनका प्रयोग किसान के द्वारा किया जाता है, चाहे बी इट का मतलब, बी का मतलब होता है होना, चाहे फर्टिलाइजर्स हो या फिर ये जो चिकन है इनका जो भोजन हो, है ना। द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, कि किसान के लिए जो इनपुट की लागत है ना, कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट के लिए आया है इज, यानी कि इनपुट की जो लागत है वो किसान के लिए भी इज राइजिंग शार्पली फॉर फार्मर्स टू, इनकी कीमतें जो है किसान के लिए भी, इनकी कीमत जो है ना, यानी कि लागत की जो कीमत है वो लागत की कीमत किसान के लिए भी राइज का मतलब है बढ़ना, शार्पली मतलब बहुत ही तीव्र रूप से, तो लागत की जो कीमत है वो बहुत ही तीव्र रूप से किसान के लिए बढ़ रही है। तो इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई ठीक है कृषि क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स है, इसके अलावा जो पशु हैं उनका जो चारा है, खास करके अगर हम बात करें जैसे मुर्गियां हैं उनका जो भोजन है, इनकी लागत अगर बढ़ जाती है तो इस क्षेत्र में भी हमें नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इसके प्रति थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है।